सुंदरपुर गांव के एक छोर पर बने छोटे से घर में खुशहाली बसती थी। यहाँ आरोही अपने माता पिता कमलेश और मंजू के साथ रहती थी। आरोही घर की लाडली थी और पूरा परिवार उसके इर्द गिर्द ही घूमता था। सूरज आसमान में काफी ऊपर आ चुका था, पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन आरोही अभी भी अपनी गहरी और मीठी नींद में खोई हुई थी। मंजू रसोई का सारा काम खत्म कर चुकी थी और अब उसे घर की सफाई के लिए मदद की जरूरत थी। सुनिए जी, जरा घड़ी की तरफ भी नजर डालिए। सूरज कब का आसमान के बीचों बीच आ चुका है और आपकी लाडली बिटिया अभी तक चादर तानकर चैन की नींद सो रही है। आप ही जाकर उसे जगाइए, वरना आज मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा, क्योंकि मुझे घर के ढेर सारे कामों में किसी के हाथ बंटवाने की सख्त जरूरत है। कमलेश अपनी बेटी को बहुत चाहता था और उसे सोते हुए देखकर उसे सुकून मिलता था। वो अखबार पढ़ते हुए मुस्कुराया और अपनी पत्नी को समझाने लगा। अरे ओ भाग्यवान, इतनी सुबह सुबह क्यों बेचारी बच्ची के पीछे पड़ गई हो? वो पूरे हफ्ते स्कूल की पढ़ाई, ट्यूशन और होमवर्क के बोझ तले दबी रहती है। आज रविवार है, छुट्टी का दिन है। उसे जितना सोना है उसे जी भरकर सोने दिया करो। बचपन के ये निश्चिंत और सुकून भरे दिन फिर कभी लौटकर नहीं आएंगे। उसे चैन से आराम करने दो। तभी आरोही अपनी आंखें मलते हुए कमरे से बाहर आती है। उसे अपनी माँ का चिल्लाना पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो सीधे अपने पिता के पास जाकर बैठ गई। माँ, आप सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हैं? मैं अभी अभी एक बहुत ही मीठा सपना देख रही थी कि मैं परियों के देश में सुनहरी चॉकलेट के पहाड़ देख रही हूँ। पापा, आप ही देखो ना माँ को, मैं अभी सोकर उठी भी नहीं और उन्होंने डांटना शुरू कर दिया। क्या मुझे छुट्टी के दिन भी आराम करने का हक नहीं है? बड़ी आई सपनों की दुनिया वाली राजकुमारी। अगर अभी से थोड़े बहुत घर के काम और अनुशासन नहीं सीखोगी तो कल को जब दूसरे घर जाओगी तो वहाँ के लोग मेरी परवरिश को कोसेंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी पढ़ाई में तो अव्वल रहे ही, लेकिन उसे गृहस्थी के काम भी आने चाहिए, ताकि उसे कभी किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। क्या तुम मेरी इस चिंता को समझोगी? मंजू को पता था कि लाड प्यार अपनी जगह है, लेकिन घर के काम सीखना भी जरूरी है। उसने झाड़ू नीचे रखते हुए कमर पर हाथ रखा और थोड़ा गंभीर होकर कहा। आरोही जानती थी कि उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो उन्हें चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। अरे माँ, आप तो अभी से मेरी विदाई की बातें करने लगी। मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं तो हमेशा आपकी और पापा के पास ही रहूंगी और आप ही मेरे सारे काम करोगी। और वैसे भी जब पापा मेरे साथ हैं तो मुझे किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी बेटी कितनी समझदार और प्यारी है ना पापा? मंजू की नाराजगी को देखते हुए कमलेश ने तय किया कि आज घर की महिलाओं को पूरी तरह आराम दिया जाएगा। उसने आरोही की तरफ इशारा किया और दोनों ने मिलकर मंजू को रसोई से बाहर निकालने की योजना बनाई। अरे ओ भाग्यवान, अब बस भी करो। बहुत हो गई तुम्हारी ये सुबह की डांट फटकार। आज हमने फैसला किया है कि रसोई का सारा जिम्मा मेरा होगा और घर की साफ सफाई आरोही संभालेगी। तुम बस इस बरामदे में बैठकर आराम करो और हमें हुक्म दो। आज हम दोनों तुम्हारे निजी नौकर हैं और तुम्हें एक रानी की तरह महल का सुख देंगे। हाँ माँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप रोज हमारे लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाती हैं और पसीने में तरबतर रहती हैं, तो क्या आज हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते? आप बस ये देखिए कि आपकी लाडली बेटी कैसे पूरे घर को चकाचक चमका देती है, और बर्तन भी ऐसे साफ करूंगी कि आप अपना चेहरा उनमें आईने की तरह देख सकेंगी। मंजू मुस्कुराते हुए हार मान गई और आराम करने लगी। पिता और बेटी ने मिलकर जैसे तैसे खाना बनाया और घर की सफाई की। दोपहर का खाना खाकर आराम करने के बाद शाम को कमलेश ने अपनी साइकिल निकाली। उसे याद आया कि आरोही को मछली बहुत पसंद है, इसलिए उसने सोचा कि आज रात के खाने के लिए ताज़ी मछली लाई जाए। जब वो सुंदरपुर के मछली बाजार पहुंचा तो वहां काफ़ी भीड़ थी। ताज़ी मछलियों की खुशबू और खरीदारों का शोर चारों तरफ फैला था। कमलेश ने मोलभाव करके 2 बहुत बड़ी और ताज़ी मछलियां खरीदी। बाजार से लौटते समय रास्ते में कमलेश को उसका बचपन का दोस्त रमन मिला। रमन काफी थका हुआ और परेशान लग रहा था। कमलेश ने अपनी साइकिल रोकी और उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे रमन भाई, बहुत दिनों बाद तुम्हारे दर्शन हुए हैं। कहाँ गायब हो गए थे तुम? चेहरा काफी उतरा हुआ लग रहा है। क्या कोई परेशानी है? सुना है तुम्हारी बूढ़ी माँ की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। क्या अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रही हैं या अभी भी कमजोरी बनी हुई है? अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। क्या बताऊं कमलेश भाई, माँ की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, इसीलिए मुझे उन्हें शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ा। अब भगवान की दया से वो घर लौट आई हैं, बस उन्हें थोड़ी कमज़ोरी और खून की कमी है। तुमने मुसीबत के इस वक्त में इतना पूछ लिया, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। सच्चा दोस्त वही है जो दुख में याद करे।
दोस्त होकर ऐसी बातें मत करो रमन। हम एक ही गांव के हैं और हमारा रिश्ता भाई जैसा है। अगर शहर से कोई महंगी दवा मंगवानी हो या पैसों की कोई तंगी हो तो बेझिझक मेरे घर चले आना। आखिर मुसीबत में इंसान ही इंसान के काम आता है और माँ तो हम सबकी सांझी होती है। उनका पूरा ख्याल रखना और उन्हें समय पर दवा देना। कमलेश ने रमन को दिलासा दिया और अपनी साइकिल पर मछलियां लटकाकर खुशी खुशी घर की ओर निकल पड़ा, ये सोचकर कि आज रात आरोही अपनी पसंद का खाना खाकर बहुत खुश होगी। सुंदरपुर के उस घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस रात मछली का स्वादिष्ट भोजन करने के बाद सब हंसते खेलते सोए थे, पर किसी को नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी खुशहाल रात होने वाली है। अगली सुबह जब सूरज की किरणें आंगन में पड़ी तो कमलेश उठा। उसने देखा कि मंजू अभी तक नहीं जागी है। रोज सबको जगाने वाली मंजू आज खुद गहरी नींद में थी। अरे ओ मंजू, क्या हुआ आज? रोज तो तुम मुझे और आरोही को डांट डांट कर जगाती हो और आज खुद ही इतनी देर तक सोई हुई हो। देखो सूरज सिर पर आ गया है और चिड़ियां चहचहाने लगी हैं। उठो भाग्यवान, आरोही को स्कूल के लिए तैयार करना है, कहीं देर ना हो जाए। मंजू, तुम बोलती क्यों नहीं? मंजू, जवाब दो। जब मंजू ने कोई हरकत नहीं की तो कमलेश घबरा गया। उसने वैद्य को बुलाया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मंजू इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। घर की दीवारें आरोही और कमलेश की चीखों से गूंज उठी। मंजू के जाने के बाद वो हंसता खेलता घर शमशान सा शांत हो गया। मंजू की मृत्यु के कुछ महीनों बाद घर बिखरने लगा। कमलेश दिन भर लकड़ियां काटने जंगल चला जाता और छोटी सी आरोही अकेले घर में माँ को याद करके रोती रहती। उसकी हालत देख पड़ोस की एक महिला शांति ने कमलेश को समझाया, भैया, मैं जानती हूँ कि मंजू की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन जरा अपनी मासूम बेटी आरोही की तरफ तो देखिए। वो दिन भर अकेली रहती है, न ठीक से खाना खाती है और ना ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाती है। जब वो जवान होगी तो उसे एक माँ की ममता और मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अब कब तक अकेले सब संभालेंगे? मेरी मानिए तो आरोही के भविष्य के लिए दूसरा विवाह कर लीजिए। शांति बहन, मंजू के जाने के बाद किसी और को उसकी जगह देना मेरे लिए पाप के समान है। मेरा मन इस बात के लिए बिल्कुल भी गवाही नहीं दे रहा है, लेकिन जब मैं अपनी इस नन्ही बिटिया का मुरझाया हुआ चेहरा देखता हूँ तो मेरा कलेजा फटने लगता है। क्या किसी दूसरी औरत के आने से मेरी आरोही को सच में उसकी माँ का खोया हुआ प्यार और वो पुरानी मुस्कान वापस मिल पाएगी? अंततः बेटी की खातिर कमलेश ने ममता नाम की एक विधवा स्त्री से विवाह कर लिया। शुरुआत में ममता ने खुद को बहुत ही भोला और दयालु दिखाया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कमलेश जी, मैं जानती हूँ कि माँ का स्थान भगवान के बराबर होता है और मैं कभी मंजू दीदी की जगह नहीं ले सकती, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आरोही को अपनी सगी बेटी से भी ज़्यादा प्यार दूंगी। आज से इसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत, इसकी शिक्षा और इसकी खुशियाँ मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं इस घर को फिर से खुशियों से भर दूंगी। कमलेश को लगा कि उसके घर की उदासी अब खत्म हो जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि ममता के इस मीठे व्यवहार के पीछे एक भयानक चेहरा छिपा है, जो जल्द ही आरोही की जिंदगी को नर्क बनाने वाला था। विवाह के कुछ महीने बीतते ही ममता का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब वो कमलेश के सामने तो ममता की मूरत बनी रहती, लेकिन जैसे ही कमलेश काम पर बाहर जाता वो आरोही पर अत्याचार करना शुरू कर देती। आरोही अब बड़ी हो चुकी थी और कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, लेकिन घर के अंदर उसके लिए हालात बहुत खराब थे। एक दोपहर जब कमलेश लकड़ियां काटने जंगल गया हुआ था, आरोही अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। तभी ममता वहां चिल्लाते हुए आई, ओ महारानी, क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि रसोई में बर्तनों का ढेर लगा हुआ है और आंगन में चारों तरफ धूल बिखरी पड़ी है? तू क्या यहाँ किसी रियासत की राजकुमारी बनकर आई है, जो दिन भर इन फालतू की किताबों में अपनी नाक घुसाए बैठी रहती है? जब तक मैं इस घर में हूँ तुझे मेरी उंगलियों के इशारों पर नाचना होगा, वरना याद रखना मैं तुझे इस घर से निकाल बाहर फेंकूंगी। छोटी माँ, मेरी कल कॉलेज की बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है और मुझे ये अध्याय आज ही खत्म करना है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मुझे बस 2 घंटे शांति से पढ़ने दीजिए। उसके बाद मैं बिना कहे रसोई का सारा काम, साफ सफाई और रात का खाना भी अकेले ही बना दूंगी। कृपया मुझ पर थोड़ी दया कीजिए। पढ़ाई ही मेरा एकमात्र भविष्य है। जैसे ही शाम होने वाली होती और कमलेश के घर लौटने का समय होता, ममता तुरंत अपना रूप बदल लेती। वो हाथ में झाड़ू पकड़ लेती और आरोही को जबरदस्ती कमरे में भेज देती, ताकि कमलेश को लगे कि ममता बहुत काम कर रही है।
अरे आरोही बेटा, मैंने कितनी बार कहा कि तुम जाकर आराम करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। देखो तुम्हारी हथेलियां कितनी कोमल हैं, झाड़ू लगाने से इनमें छाले पड़ जाएंगे। मैं तुम्हारी माँ हूँ और जब तक मुझ में जान है मैं तुम्हें घर के कामों में हाथ नहीं लगाने दूंगी। कमलेश जी, देखिए अपनी बेटी को, कितनी जिद्दी है ये, बीमार होने पर भी मेरा हाथ बटाना चाहती है। ममता, तुम्हारा हृदय तो सच में सोने का है। मुझे कभी कभी खुद पर पछतावा होता है कि मैंने शुरुआत में तुम्हारे ऊपर शक किया था। तुमने मेरी माँ विहीन बेटी को इतना प्यार और सम्मान दिया है कि अब मुझे मंजू की कमी महसूस नहीं होती। तुम सच में इस घर की लक्ष्मी हो। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे और हमारी आरोही को तुम्हारी जैसी ही समझदार बनाए। इन्हीं दिनों गांव के एक संपन्न परिवार का लड़का रोहित आरोही को पसंद करने लगा था। लेकिन ममता ने रोहित की मां के कान भर दिए थे कि आरोही का स्वभाव अच्छा नहीं है और उसके घर आने से अनर्थ हो जाएगा। रोहित की मां ने अंधविश्वास और ममता की बातों में आकर ये रिश्ता तोड़ दिया। हे भगवान, मेरी क्या गलती है? माँ के जाने के बाद मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। छोटी माँ पिताजी के सामने तो प्यार दिखाती हैं, लेकिन पीठ पीछे मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। अब तो रोहित का साथ भी छूट गया और दुनिया वाले मुझे ही मनहूस समझने लगे हैं। मैं किससे जाकर अपना दर्द कहूँ? पिताजी तो उनकी मीठी बातों के जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं। आरोही का मन धीरे धीरे टूटने लगा था। उसे लगने लगा था कि अब इस दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं बची है और यही हताशा उसे नदी के किनारे ले गई। आरोही का जीवन अब एक ऐसे मोड़ पर था जहां उसे चारों तरफ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। सौतेली माँ के रोज रोज के ताने, घर का भारी काम और रोहित के साथ रिश्ते के टूटने ने उसे मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया था। उसे लगा कि उसके जीवित रहने से सबको सिर्फ दुख ही मिल रहा है। एक अमावस्या की रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया था, आरोही चुपके से घर से बाहर निकली। उसके कदम भारी थे और आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो गांव के पास बहने वाली सरस्वती नदी के किनारे पहुंच गई। हे गंगा मैया, आज मुझे अपनी गोद में शरण दे दो। इस संसार में अब मेरा कोई नहीं बचा है। पिताजी को लगता है कि मैं खुश हूँ, पर वो नहीं जानते कि मैं हर पल तिल तिल मर रही हूँ। मेरी अपनी माँ मुझे छोड़कर चली गई और जो नई माँ आई उन्होंने मेरी खुशियों को आग लगा दी। अब इस तिरस्कार और अपमान भरी जिंदगी को ढोने की मुझ में और शक्ति नहीं बची है। आरोही धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगी। पानी उसके घुटनों तक, फिर कमर तक और अंत में उसके गले तक आ गया। जैसे ही उसने आखिरी डुबकी लगाई और उसका दम घुटने लगा, तभी एक चमत्कार हुआ। पानी के भीतर से एक चमकदार रोशनी उठी और एक अदृश्य शक्ति ने आरोही को ऊपर की ओर खींच लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे अपनी बाहों में सुरक्षित थाम लिया है। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को नदी के किनारे रेत पर लेटा हुआ पाया और उसके सामने उसकी अपनी माँ मंजू की दिव्य आत्मा खड़ी थी। माँ, क्या ये सच में आप हैं? क्या मैं मर चुकी हूँ और आपके पास आ गई हूँ? माँ, मुझे अपने साथ ले चलिए। यहाँ लोग बहुत बुरे हैं। छोटी माँ मुझे बहुत सताती हैं और पिताजी को मेरी सिसकियाँ सुनाई नहीं देती। जिस लड़के से मैं प्रेम करती थी उसने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। अब मैं इस नर्क भरी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती। मुझे अपने पास बुला लीजिए। मेरी प्यारी बच्ची, तूने ये आत्मघाती कदम उठाने की हिम्मत कैसे की? क्या मैंने तुझे इतना कमजोर बनाया था? एक बात याद रख, माँ कभी अपनी संतान को अकेला नहीं छोड़ती, चाहे वो इस लोक में हो या परलोक में। मैं हर पल तेरे साथ थी, तेरी हर कराह मैंने सुनी है। लेकिन अब बहुत हुआ, अब तुझे रोना नहीं है। मैं तुझे वो शक्ति दूंगी कि तू अपना हक छीन सके और उन लोगों को सबक सिखा सके जिन्होंने तुझे सताया है। मंजू की आत्मा ने आरोही के सिर पर हाथ रखा। आरोही को अपने शरीर में एक नई ऊर्जा और साहस का अनुभव हुआ। उसकी आंखों का डर अब एक दृढ़ निश्चय में बदल चुका था। जा बेटी, घर वापस लौट जा। अब से तेरा कोई अपमान नहीं कर पाएगा। जो ममता की मूरत बनकर जहर उगल रही है, उसका मुखौटा अब उतरने वाला है। मैं तेरे साए में रहकर तेरी रक्षा करूंगी। जब तक सत्य की विजय नहीं होती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। डरो मत, क्योंकि अब तेरी माँ लौट आई है। रोशनी धीरे धीरे धुंधली हुई और मंजू की आत्मा विलीन हो गई। आरोही उठकर खड़ी हुई। उसके गीले कपड़े अब उसे भारी नहीं लग रहे थे। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने घर की ओर चल दी, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी। नदी किनारे अपनी माँ की आत्मा से मिलने के बाद आरोही के भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार हो चुका था। वो जब घर लौटी तो उसके चेहरे पर पहले जैसा डर नहीं था,
अगली सुबह जब ममता यानी सौतेली माँ हमेशा की तरह चिल्लाते हुए आरोही के कमरे में घुसी तो उसे एहसास नहीं था कि आज का दिन उसके जीवन का सबसे भयानक दिन होने वाला है। ओ महारानी, अभी तक बिस्तर पर ही पड़ी है? कल रात कहाँ मुंह काला करके आई थी जो अभी तक सोकर नहीं उठी? उठ और जाकर कुएं से पानी भर कर ला। रसोई में झूठे बर्तनों का ढेर लगा है। अगर 5 मिनट के भीतर तूने काम शुरू नहीं किया तो आज मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू अपनी सगी माँ को याद करने लगेगी। उठती है या दूर डंडे से 2-4? आरोही शांत रही, लेकिन जैसे ही ममता ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, कमरे का तापमान अचानक एकदम गिर गया। खिड़कियां अपने आप जोर जोर से फड़फड़ाने लगी और रसोई से पीतल के बर्तन हवा में उड़ते हुए ममता के चारों तरफ चक्कर काटने लगे। ये सब क्या हो रहा है? ये बर्तन हवा में कैसे उड़ रहे हैं? आरोही, तूने कोई जादू टोना किया है क्या? रुक, तू ऐसे नहीं मानेगी, मैं अभी डंडा लेकर आती हूँ। जैसे ही ममता डंडा लाने रसोई की ओर भागी, उसे सामने मंजू मरे हुए माँ की धुंधली परछाई दिखाई दी। ममता की चीख निकल गई। वो पीछे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ममता ने डर के मारे एक पाखंडी तांत्रिक को बुलाया ताकि वो इस साये से छुटकारा पा सके। तांत्रिक ने घर में धुआं फैलाया और चिल्लाने लगा, अथरा बथरा, भूतों का राजा, ये तांत्रिक जथरा। कहाँ है वो चुड़ैल जो इस घर की शांति भंग कर रही है? बाहर निकल, मैं तुझे अपनी चिमटी में कैद कर लूंगा और ऐसी सजा दूंगा कि तू दोबारा इस घर की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगी। मेरे मंत्रों की शक्ति के सामने तेरा टिकना नामुमकिन है। ममता ने डर के मारे एक पाखंडी तांत्रिक को बुलाया ताकि वो इस साये से छुटकारा पा सके। तांत्रिक ने घर में धुआं फैलाया और चिल्लाने लगा। तभी अचानक एक भारी और डरावनी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। ये मंजू की आत्मा थी। ओ पाखंडी, तू मुझे कैद करेगा? तूने अभी तक सिर्फ इंसानों को ठगा है। आज तेरा सामना एक माँ की ममता और उसके क्रोध से हुआ है। तूने मेरी बेटी के आंसुओं का मजाक उड़ाया और इस दुष्ट औरत का साथ दिया। आज तू यहाँ से सही सलामत वापस नहीं जाएगा। ममता पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझ पर शैतान सवार था। मुझे जलन होती थी कि कमलेश जी और गांव वाले आज भी आपकी ही तारीफ करते हैं। मुझे लगा कि अगर मैं आरोही को दबा कर रखूंगी तो इस घर पर मेरा राज होगा, पर मैं भूल गई थी कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। मुझे एक मौका दो, मैं अपनी आखिरी सांस तक आरोही की सेवा करूंगी। उसी समय कमलेश काम से वापस लौटा और उसने ये सारा दृश्य देख लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपनी बेटी के आंसुओं को कभी नहीं समझा। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं अपनी काम की व्यस्तता में इतना अंधा हो गया था कि मुझे तेरे चेहरे का दर्द दिखाई ही नहीं दिया। ममता, तुमने जो किया हो माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन अगर आरोही तुम्हें माफ़ करती है तभी तुम इस घर में रह पाओगी। आरोही ने अपनी माँ की आत्मा को शांत किया। मंजू की आत्मा ने आखिरी बार अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया और हवा में विलीन हो गई। उस दिन के बाद ममता पूरी तरह बदल गई। उसने रोहित एक कच्चा कमरा, कोने में खाट, दीवार पर टंगा हुक्का, मिट्टी का दिया, बाहर से आती हवा। पूरी कहानी इसी कमरे में संवाद के रूप में घटती है। रामलाल, आज फिर देर हो गई। खेत से लौटते समय तेरे कदमों की आवाज़ सुनी तो लगा जैसे मिट्टी भी थक कर कराह रही हो। इस कमरे में बैठकर मैं हर दिन सोचती हूँ कि मेहनत इतनी, पर हाथ खाली क्यों रह जाते हैं। माँ, खेत आज भी सूखा ही मिला। बीज डालते वक्त उम्मीद थी कि बारिश साथ देगी, पर आसमान ने पीठ फेर ली। हाथ में छाले हैं, पर दिल में डर है कि अगर फसल ना हुई तो इस कमरे की दीवारें भी हमसे सवाल करेंगी। आप दोनों बैठिए। थटान शब्दों से नहीं मिटती, पर बात करने से मन हल्का होता है। मैं चूल्हे पर रोटी सेकते हुए यही सोचती रही कि मेहनत का फल देर से सही, पर आएगा जरूर, बस हमें टूटना नहीं है। सीता, तेरी बातों में आजकल हिम्मत ज्यादा झलकती है। मेरे ज़माने में औरतें बस चुप रहकर सहती थी, पर गरीबी ने मुझे सिखाया कि अगर बोलोगे नहीं तो हालात तुम्हें और दबा देंगे। इस कमरे ने बहुत आंसू देखे हैं। माँ, मैंने आपसे ही सीखा है। जब आप पुराने दिनों की बातें करती हैं तब समझ आता है कि गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं होती, हौसले की भी होती है। अगर हौसला बचा रहे तो ये कमरा भी महल जैसा लगता है। तुम दोनों की बातें सुनकर लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। खेत में जब हल चलाता हूँ तो यही सोचता हूँ कि इस कमरे में बैठे लोग मेरी ताकत है। चाहे दुनिया हमें गरीब कहे, पर आत्मा अभी भी अमीर है।
रामलाल, गरीबी का असली दर्द तब होता है जब आदमी अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी न कर पाए। मैंने तेरे बचपन में कई रातें भूखी काटी हैं ताकि तू पेट भर सके। वही यादें आज मुझे मजबूत भी बनाती हैं। माँ, मुझे सब याद है। इसी कमरे में आपने मुझे समझाया था कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। आज साहूकार उधार देकर मेरी मजबूरी खरीदना चाहता है, पर मैं खेत बेचकर भी अपना आत्मसम्मान नहीं बेचूंगा। आप सही कह रहे हैं। अगर आज झुक गए तो कल ये कमरा भी हमें आंख दिखाएगा। बेहतर है कि थोड़ी भूख सह लें पर गलत रास्ता न चुनें। यही सोचकर मैं हर दिन मुस्कान ओढ़ लेती हूँ। साहूकार की मीठी बातें मुझे डराती हैं। मैंने गांव में कई घर उजड़ते देखे हैं। पहले उधार, फिर जमीन और अंत में आदमी खुद का नहीं रहता। ये कमरा गवाह है कि गरीबी में भी इज्जत कैसे बचाई जाती है। माँ, मैं जानता हूँ, इसलिए रोज नहीं रहा सोचता हूँ। अगर इस बार फसल नहीं हुई तो मजदूरी कर लूंगा, पर खेत नहीं छोड़ूंगा। मिट्टी से नाता टूटा तो हम इस कमरे में जीते जी मर जाएंगे। मजदूरी भी इज्जत का काम है। मैंने तय किया है कि गांव की औरतों के साथ सिलाई सीखूंगी। शायद थोड़ा पैसा आए, पर सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम हालात से लड़ रहे होंगे, भाग नहीं रहे होंगे। रात गहराती जा रही है, पर मेरी आंखों में नींद नहीं उतरती। इस कमरे की दीवारों पर मैं अपने बीते साल देखती हूँ। कभी यही कमरा हंसी से भर जाता था। आज खामोशी भी जैसे हमसे सवाल पूछ रही है कि आगे क्या होगा। माँ, आगे क्या होगा ये सोचकर ही सीना भारी हो जाता है। पर जब इस कमरे में आपकी आवाज़ गूंजती है तो लगता है जैसे डर पीछे हट जाता है। हालात चाहे जैसे हों, मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ। आप दोनों की बातों के बीच मैं एक बात महसूस करती हूँ। डर हमारे साथ कमरे में बैठा है, पर उसे हम काबू में रख सकते हैं। अगर हम आपस में जुड़े रहें तो ये कमरा हमें तोड़ेगा नहीं, बल्कि मजबूत बनाएगा। रामलाल, जब तेरे पिता इस दुनिया में थे तब भी हालात ऐसे ही थे। उन्होंने कहा था कि किसान का सबसे बड़ा हथियार धैर्य होता है। वही धैर्य आज तुझ में देखना चाहती हूँ, तभी इस कमरे की रौनक लौटेगी। माँ, पिता की बातें मुझे रोज याद आती हैं। खेत जोतते वक्त लगता है जैसे वो मेरे पीछे खड़े हैं। उनका भरोसा ही मेरी ताकत है। इस कमरे में बैठकर मैं वादा करता हूँ कि उनका सपना अधूरा नहीं रहने दूंगा। बाबूजी का सपना सिर्फ फसल का नहीं था, परिवार का भी था। वो चाहते थे कि इस घर में कभी उम्मीद खत्म न हो। आज अगर हम एक दूसरे का हाथ थाम लें तो वही सपना फिर से जिंदा हो सकता है। गांव की औरतें कल मेरे पास आई थीं, कह रही थीं कि मुश्किल वक्त में साथ रहना चाहिए। ये सुनकर दिल को थोड़ा सुकून मिला। शायद गरीबी सब कुछ छीन ले, पर इंसानियत अभी बाकी है। माँ, यही इंसानियत हमें आगे ले जाएगी। अगर गांव साथ देगा तो काम भी मिलेगा। मैं तैयार हूँ मेहनत के लिए। बस इतना चाहिए कि ये कमरा फिर से उम्मीद की बातों से गूंजे। मैंने भी तय कर लिया है। कल से सिलाई सीखने जाऊंगी। छोटी शुरुआत होगी, पर भरोसा है कि धीरे धीरे ये कमरा अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करने लगेगा। तब गरीबी हमें नहीं, हम गरीबी को देखेंगे। सीता, तेरे फैसले ने मेरे दिल को ताकत दी है। बहू होकर भी तू घर की रीढ़ बन रही है। इस कमरे में बैठकर मुझे पहली बार लगा कि आने वाला वक्त शायद इतना अंधेरा नहीं होगा। हाँ, उम्मीद ही तो है जो हमें जोड़े हुए है। ये कमरा गवाह रहेगा कि मुश्किलें आईं, पर हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। यही सोचकर मुझे आने वाला कल थोड़ा आसान लगने लगा है। आज सुबह साहूकार का आदमी दरवाजे तक आ गया था। उसकी आंखों में दया नहीं, हिसाब था। इस कमरे में खड़ी होकर मैं कांप गई, क्योंकि मुझे लगा जैसे हमारी गरीबी को उसने मोल भाव की चीज समझ लिया हो। गांव में लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। कोई कहता है रामलाल टूट जाएगा, कोई कहता है बिक जाएगा। इस कमरे में बैठकर मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि समाज आदमी को हालात से पहले हार मानने को मजबूर करता है। उसकी बातें सुनकर मेरे हाथ ठंडे पड़ गए थे, पर दिल ने ही डगमगाया। अगर आज झुक गए तो ये कमरा हमेशा के लिए पराया हो जाएगा। बेहतर है कि मुश्किलें आएं, पर इज्जत बची रहे।